हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन गामा फिजिक्स क्लासेज। तो आज क्लास 11th के लिए सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये शुरू होने जा रहा है। बच्चों, जो हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न का है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि पीछे के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके से लगता है छूट रहा है तो आप कमेंट करिए, उसको हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो आइए, ये गामा फिजिक्स क्लासेज में जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखिए, नेचर में कोई भी फिजिकल फिनोमिना, एनी फिजिकल फिनोमिना which can be measured directly or indirectly and it must be expressed by a definite number is known as physical quantity। अभी बताएंगे, समझ जाएंगे। जैसे फोर्स है, लेंथ है, टेम्परेचर है, ये सारे फिजिकल फिनोमिना जो हैं इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं और किसी एक फिक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए दो बातों की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो यूनिट, व्हाट इज यूनिट, और सेकंड नंबर पर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। व्हाट इज यूनिट? पहले यूनिट के बारे में जानिए। कोई ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन सच दैट, एनी स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन सच दैट इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ इंडिया में मेजर कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं तो कहें नहीं भाई हमारे यहाँ का तो 10 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। तो अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन सच दैट इट इज यूज्ड टू कंपेयर सच काइंड ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ ये है तो ये लेंथ के मेजरमेंट में सेंटीमीटर से हम कंपेयर करेंगे। जैसे अगर लेंथ के मेजरमेंट में सेंटीमीटर आया तो इसको हम फोर्स के मेजरमेंट में नहीं कह देंगे कि फोर्स का मेजरमेंट इससे हो रहा है। तो इट मीन्स जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ली जाएगी वो उसका सिलेक्शन ऐसा होगा कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो और उसको किसी और दूसरे क्वांटिटी से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर के लिए उसी सच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन में इसको यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, इट मींस सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ लेंथ, यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर लिया गया है उसका ये 8 टाइम्स है। ये 8 टाइम्स रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट्स that how much times that very standard amount of unit is involved in this measurement. How much times that very standard amount of physical quantity is involved in this measurement, it is represented by numerical value। जैसे अगर 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं तो सेंटीमीटर is involved 8 times in this length। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब देखिए, क्लासिफिकेशन किया गया, यूनिट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स में एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्लासिफिकेशन में जो क्वांटिटीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं का क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप। There are two type of physical quantities.
fundamental quantities. One is known as fundamental quantity, fundamental, and another is derived. तो क्लासिफिकेशन किया गया फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स। देखिए क्वांटिटी का ही यूनिट होता है, फिजिकल क्वांटिटी का ही यूनिट होता है, तो क्वांटिटीज और यूनिट्स को, या क्वांटिटीज जिस क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो क्वांटिटी के साथ कनेक्ट रहती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर इज डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो यूनिट्स या फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं, दे आर बीइंग इंडिपेंडेंट, दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी other quantity, they does not depend on any other quantity, and their unit is also independent, that is unit of that is fundamental units are independent, they does not depend on any other unit. For example, मान लीजिए जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, केल्विन है, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ फंडामेंटल यूनिट हो गया बेटे, लेंथ। मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इल्यूमिनेंस, and amount of substance, तो इतने देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। दीज 7 क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स रेस्पेक्टिव यूनिट्स, दैट इज लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, इल्यूमिनेंस की यूनिट होती है कैंडिला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो ये यूनिट्स, these 7 units are fundamental units, and these 7 physical quantities are fundamental quantities। तो fundamental quantities and fundamental units हो गया। ये fundamental quantities के अलावा जो बाकी क्वांटिटीज होती हैं, दे आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज, दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो बेटे, मास फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी, और वॉल्यूम में वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों लेंथ ही तो पड़ गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो वॉल्यूम में तीनों लेंथ ही आ गया, तो लेंथ इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो डेंसिटी बनी है, डेंसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या हो गई? डेराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इज नोन एज डेराइव्ड यूनिट। अब कुछ 2 क्वांटिटीज और भी हैं, जैसे एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनको कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है ये, इनका एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और
सॉलिड एंगल का सॉलिड एंगल है बेटे। इसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन। देखिए यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ये इसके यहाँ लिखने में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक रह जाए, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि थोड़ा स्पीड से करें जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। तो स्पीड ये जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी ये जो स्पेलिंग मिस्टेक अगर पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, इसको आप बुक से कंसल्ट कर लीजिए या आप पहले से जानते हैं, इसलिए जल्दी में हो सकता है स्पेलिंग का कोई मिस्टेक रहता हो, तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो बेटे ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा ये दो क्वांटिटी और भी है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कही जाती हैं, ना ये फंडामेंटल में आती हैं ना डिराइव्ड में आती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखिए, जब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है दैट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इसके लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम जो बना उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर मेनली यूज्ड इन आवर कंट्री। 3 टाइप्स ऑफ, वैसे इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट होता है वो SI यूनिट कहते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड इन आवर कंट्री। फर्स्ट नंबर इज MKS सिस्टम। MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। सेकेंड इज CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एंड थर्ड इज FPS, ये फुट पाउंड सेकेंड। ये 3 टाइप की जो मेजरमेंट्स की जो सिस्टम है, यूनिट्स का जो सिस्टम है, ये 3 टाइप का है। लेकिन यहाँ पर जो MKS सिस्टम है मेनली यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम है। इसको SI सिस्टम भी बोलते हैं। SI सिस्टम नियरली MKS सिस्टम है, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं। SI सिस्टम में ऐसी यूनिट्स इंक्लूड हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप जाकर यूज कर सकते हैं। जैसे SI सिस्टम में MKS सिस्टम पूरा मीटर किलोग्राम सेकंड पूरा सिस्टम है, लेकिन SI सिस्टम में जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है तो MKS में नहीं पड़ा, वो डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन SI यूनिट वो भी है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये तीन टाइप की हो गई हैं। कौन कौन से? MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एज वेल एज FPS सिस्टम। क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए आपने छोटे क्लासेज में ये मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी डेफिनीशन पढ़ी होगी, उसको एक बार चाहो तो आप दोहरा लेना, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी डेफिनीशन नहीं बताएंगे, बल्कि हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बताएंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब करेंगे तो वेरी शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग लेंथ दोनों मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ अब होगा, क्या है बेटे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ में नंबर 1 पर आता है एक अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है। अवोगाद्रो का नाम आपने सुना होगा। अवोगाद्रो नंबर होती है 1 मोल किसी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स इज नोन एज अवोगाद्रो नंबर, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मेजरमेंट ऑफ या डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस बाय अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। इसको थोड़ा ठीक से समझिए, ये पूछा भी गया है। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होता है।
किसी भी सब्सटेंस का अगर देखिए अवोगाद्रो हाइपोथेसिस ये बताता है कि ऑल द सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये तो आप पहले से जानते हैं, ऑल द सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम स्फेरिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है? एटम्स की शेप स्फेरिकल होती है और उनके किसी भी सब्सटेंस के दो एटम्स के बीच इंटरैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिससे वो सब्सटेंस बना रहता है। तो एक मोल सब्सटेंस अगर कोई लिया जाए उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कैपिटल N, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम होते हैं। एक मोल सब्सटेंस में इतने एटम होते हैं और सब्सटेंस का एटम सब्सटेंस के वॉल्यूम का 2/3 होता है। केवल एटम अगर इकट्ठा कर दिया जाए, देखिए दो एटम्स के बीच कुछ गैप रहता है, तो अगर एटम का वॉल्यूम कहें, एटम का वॉल्यूम सब्सटेंस के वॉल्यूम का 2/3 होता है, 2/3 होता है। ठीक है, सब्सटेंस एटम का वॉल्यूम सब्सटेंस के वॉल्यूम का 2/3 होता है। मान लीजिए कि किसी सब्सटेंस का कोई मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय m। m मास में m एटॉमिक मास है, ये m मास किसी सब्सटेंस के m मास को 1 मोल भी कहते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज कैपिटल M। कैपिटल सब्सटेंस के कैपिटल M मास में नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। इतने एटम होते हैं किसी सब्सटेंस के m मास में, एटॉमिक वेट के बराबर मास में कैपिटल N एटम होते हैं। तो यूनिट मास में कितने एटम होंगे? कैपिटल N/m। अगर उस सब्सटेंस का स्मॉल m मास आपने लिया है तो कितने एटम हो जाएंगे बेटे? स्मॉल m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने एटम हो जाएंगे। ठीक है, कोई सब्सटेंस लिया गया जिसका स्मॉल m मास है तो उसमें नंबर ऑफ एटम इतने होंगे और एटम का शेप स्फेरिकल होता है। एटम का शेप स्फेरिकल होता है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम होगा वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम। एक एटम का वॉल्यूम ये है और स्मॉल m मास आपने लिया है सब्सटेंस का, तो स्मॉल m मास में इतने एटम होंगे, तो इतने एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल m इंटू n/m। ठीक है, ठीक। किसी सब्सटेंस का स्मॉल m मास लिया गया, उसमें नंबर ऑफ एटम इतने हैं, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो स्मॉल m मास में जितने एटम हैं उन सब का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। और एटम का वॉल्यूम सब्सटेंस के वॉल्यूम का 2/3 होता है। अगर उस सब्सटेंस का वॉल्यूम v है तो एटम का ये जो वॉल्यूम आपने निकाला ये 2/3 ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दो बेटे, 3 कैंसिल होगा, 2 जा 4 होता है। ये मालूम है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कर सकते हैं बशर्ते टर्म एक हो। अगर प्लस माइनस होगा तो नहीं कर सकता, आपको मालूम भी होगा, फिर भी हम बता दें। तो यहाँ कितना आ गया? r क्यूब इक्वल टू m, ये कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट है, ये कैपिटल M b अपान कितना 2 पाई स्मॉल m कैपिटल N अवोगाद्रो नंबर है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r इक्वल टू mv अपान 2 पाई mn की पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस का डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस बाय यूजिंग अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। ठीक, समझ में आया? ठीक है। अब एक और है मॉलिक्यूलर डायमीटर। मॉलिक्यूल का डायमीटर मेजर करने के लिए एक ओलिक एसिड मेथड है। ओलिक एसिड मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल मेजर करने के लिए एक ओलिक एसिड मेथड है। ओलिक एसिड के बारे में बता दें, ओलिक एसिड
का जो डायमीटर होता है वो बाकी और सब्सटेंस के, ऑलिक एसिड के एटम का जो डायमीटर होता है वो बाकी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के डायमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। तो ऑलिक एसिड मेथड से हम मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर मेजर करेंगे ऑलिक एसिड से। करते क्या है इसमें ठीक से समझ लीजिए, अभी बता दे रहे हैं। ऑलिक एसिड लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लेकर के और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इज मिक्स्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। तो अब ये जो मिक्सचर बन गया, इसमें ऑलिक एसिड हो गया 1/20 पार्ट, ठीक है। इस मिक्सचर का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फिर निकाल लिया हमने। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेकर के फिर से अलग 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में फिर से इसको मिला दिया। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड हो गया 1/20, पहले से था 1/20 और हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू 1/20 पहले था और 1/20 फिर हो गया। 1/20 पहले कैसे था? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ओलिक एसिड लेकर के 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिलाया गया, तो उसमें कंसंट्रेशन हो गया 1/20। फिर उस मिक्सचर का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर के अलग 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अल्कोहल में फिर मिला दिया गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड हो गया 1/20 इंटू 1/20 मतलब 1/400 ओलिक एसिड पर अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। अब इस मिक्सचर को, ये जो इस कंसंट्रेशन का जो मिक्सचर तैयार हुआ, एक ट्रे लेते हैं, एक प्लेन ट्रे लेते हैं, उसमें थोड़ा पानी वाटर भर देते हैं, पूरा फिलअप नहीं करते हैं, वाटर थोड़ा फिलअप कर देते हैं। तो वाटर की क्वालिटी है उसका लेवल इक्वल रहेगा और उस वाटर लेवल पर, वाटर के सरफेस पर लाइकोपोडियम पाउडर हल्का सा डाल दिया जाता है। कौन सा पाउडर? लाइकोपोडियम पाउडर। और अब ये जो मिक्सचर है जिसमें ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/400 है, इस मिक्सचर को ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे गिराते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब उस पर गिराएंगे और उसको बड़ी सावधानी से उसको उस पर फैलाते चले जाते हैं, तो पूरी एक लेयर तैयार, पूरी ट्रे में इस मिक्सचर की एक लेयर तैयार हो गई और उस लेयर की थिकनेस जो होती है वो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर मानी जा सकती है। अब जो लेयर बन गई उसको ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर की सहायता से, मतलब ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर का हेल्प लेकर के उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब ट्रे की एरिया इनटू थिकनेस ऑफ लेयर। वो थिकनेस ऑफ लेयर अगर T है और ट्रे की एरिया A है तो AT इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मिक्सचर। बहुत कम देर में ही अल्कोहल इवापोरेट हो जाता है, अल्कोहल उसमें नहीं रह गया। दैट इज AT इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन ट्रे। जो ड्रॉप आपने गिराया था वो ड्रॉप काउंट करते हुए गिराते हैं। मान लीजिए n ड्रॉप आपने गिराया, उसमें ट्रे में कितनी ड्रॉप गिराई? n ड्रॉप, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम B है, तो NB उस मिक्सचर को, जो मिक्सचर का वॉल्यूम हुआ वो NB हो गया। लेकिन उस मिक्सचर में ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन केवल 1/400 है। इट मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन द ट्रे इज इक्वल टू NB/400। ये बात समझ में आ गई बेटे? कैसे? 1/400 ही तो ओलिक एसिड है। n ड्रॉप जो आपने मिक्सचर का गिराया ट्रे में, उस n ड्रॉप का वॉल्यूम भी है, लेकिन उसमें ओलिक एसिड, क्योंकि ओलिक एसिड ही है ये केवल ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, वो अल्कोहल इवापोरेट हो गया है। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा? T इक्वल टू NB/400A। ये T इज द थिकनेस ऑफ लेयर, but thickness of this layer is equal to the volume, is equal to the diameter of oleic acid
मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ, दिस इज द डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। तो शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये दो प्रोसेस है। तो एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए अवोगाद्रो हाइपोथेसिस का यूज किया जाता है, और मॉलिक्यूल का डायमीटर मेजर करने के लिए ओलिक एसिड मेथड का उपयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, बाकी आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। आपको कोई समस्या कहीं भी आती है तो आप उसको कमेंट करिए, कमेंट हम आपका देखते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको, और उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा। अपना नोट्स जरूर बनाइए। थैंक्स सो मच।